Hello बच्चों, good morning. Now we will discuss on the next chapter of SST, the first chapter of political science of power sharing. हम यहाँ पर बच्चों बातचीत करेंगे पावर शेयरिंग क्या होता है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है सत्ता में हिस्सेदारी। पावर मीन्स गवर्नमेंट, शेयरिंग मीन्स हिस्सेदारी। यहाँ पर कई हमारे सामने एग्जाम्पल दिए, उन एग्जाम्पल्स के तहत हम पावर शेयरिंग के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। पहले हम बात करते हैं, विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर डेमोक्रेसी के बारे में सीखा था, जाना था, समझा था। आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और उसमें कुछ नया सीखते हैं। वो क्या होगा कि डेमोक्रेसी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसे हमें सीखना है। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था, सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती हैं और गवर्नमेंट का एक ये ऑर्गन नहीं होता है, यंत्र नहीं होता है। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एमंग लेजिस्लेचर। सरकार का जो शेयरिंग होता है, हिस्सा होता है, वो विभिन्न लेजिस्लेचर्स में होता है। लेजिस्लेचर्स का मतलब जो विधानसभा, विधान परिषद और जो विधायक वगैरह होते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव, उसके बाद एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है इसका अधिकार। एग्जीक्यूटिव मतलब जो शासन सत्ता होती है, जो प्रशासन हमारा होता है, उसके साथ साथ जुडिशरी इसी में आती है। ये तीनों मिलाकर के सरकार की विभिन्न प्रकार की नीतियों को चलाने का कार्य करते हैं। कानून बनाने का काम सरकार करती है, उसे पालन कराने का काम एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, जो प्रशासन होता है। और अगर किसी प्रकार की कानून की अवहेलना की जाती है, कोई कानून को नहीं मानता, तो उसे दंड देने का काम जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका करती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर समझेंगे द डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। हम इस पावर शेयरिंग के विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं किस तरीके से पावर शेयरिंग को लिया गया है। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज। यहाँ पर 2 कहानियाँ हमने पढ़नी है, एक बेल्जियम की कहानी है और दूसरी श्रीलंका की है। आगे हम देखेंगे। अब हम बेल्जियम की कहानी और श्रीलंका की कहानी पढ़ते हैं, तब देखते हैं कि किस तरीके से सत्ता की हिस्सेदारी किस किस को कहाँ किस तरीके से मिलती है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा बेल्जियम एंड श्रीलंका। सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में सीखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बेल्जियम में किस तरीके से सरकार उन्होंने बनाई और किस तरीके से हिस्सेदारी रखी, किस किस की हिस्सेदारी क्या रहा। यहाँ पर हमें समझना है बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉल इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हम यूरोप चलते हैं। यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम बेल्जियम है और वहाँ उसका एरिया आपके हरियाणा जो स्टेट है अपने देश में, उससे भी छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, और इसके बॉर्डर पे नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग हैं। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के समथिंग, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। जबकि हरियाणा की जो पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, उसकी आधी यहाँ की पॉपुलेशन है। द एथनिक कंपोजिशन, और यहाँ पर क्या है, ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ की जो सत्तारूढ़ व्यवस्था है वो बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, मिली जुली है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से यहाँ की सत्ता व्यवस्था है। 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन, और इस बेल्जियम की 59% जो पॉपुलेशन है जो डच बोलती है, डच भाषा बोलती है, वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है। एंड द 40% पीपल जो
बेलोनिया रीजन में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन, और उसके बाद जो बेल्जियन बचे 1% वो जर्मन भाषा बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, और यहाँ की जो कैपिटल सिटी है वो ब्रुसेल है, और ब्रुसेल में क्या है 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। यहाँ की जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ की जो राजधानी है बेल्जियम की वो ब्रुसेल में, और ब्रुसेल के 80% जो पीपल हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। क्योंकि किसी भी देश की जो राजधानी होती है वो महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर सत्ता और धन दोनों चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, मजबूत होती है। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, और यहाँ की जो ब्रुसेल जो राजधानी है वहाँ पर ब्रुसेल में रहने वाले जितने लोग हैं उनमें से फ्रेंच स्पीकर 80% हैं, और वो 80% धनी लोग हैं, और उनका समुदाय यहाँ पर मजबूत भी है राजधानी में, और काफ़ी अच्छे मजबूत पैसे में भी हैं। ये शक्तिशाली लोग हैं, कहाँ, देश में नहीं, ये सिर्फ राजधानी में। दिस वॉज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development। और जबकि होना क्या चाहिए कि जो डच पीपल हैं, क्योंकि डच की जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ पर 59% है, तो डच को मजबूत होना चाहिए, और डच को इकोनॉमिकली मजबूत भी होना चाहिए, और जनसंख्या से तो मजबूत है ही, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह से क्या है, एंड एजुकेशन मच लेटर, इनकी जो डच की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था बहुत दिनों में शुरू हुई है, इस वजह से ये कमज़ोर रह गए, ये शिक्षित भी कम है। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। सबसे बड़ी समस्या यही है, जो डच स्पीकर हैं और जो फ्रेंच स्पीकर हैं इनमें दोनों में आपस में सिले नहीं बनती है, क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकर हैं वो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और संख्या में कम है, जबकि डच जो स्पीकिंग पर्सन है वो कम पढ़े लिखे हैं और संख्या उनकी ज़्यादा है। ड्यूरिंग द 1950 and 1960 द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। और सबसे बड़ी समस्या ब्रुसेल्स से शुरू होती है दोनों समुदायों में। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स से एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है, वो क्या है कि डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। जो डच स्पीकिंग पीपल है वो पूरे देश में अपनी सत्ता के अपनी मेजॉरिटी के हिसाब से, बहुमत के हिसाब से अपनी सरकार हासिल करना चाहते हैं, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। लेकिन उनकी कैपिटल में माइनॉरिटी है, इस वजह से वो सत्ता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री श्रीलंका। अब हम दूसरे कंट्री में चलते हैं, श्रीलंका में। इज एन आइलैंड नेशन, वो एक छोटा सा देश है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। हमारे जो देश में तमिलनाडु है प्रदेश, उससे कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है, साउथ नॉर्दर्न क्षेत्र में आपका। और ये क्या है, साउदर्न कोस्ट एरिया में है। और इसके बात करते हैं, इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। और यहाँ की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के बराबर है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ की जनसंख्या भी बिल्कुल अलग है। कैसे? मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सेनेली स्पीकर्स। यहाँ पर सेनेली भाषा बोलने वाले जो हैं वो 74% लोग हैं, और जबकि तमिल स्पीकर यहाँ पर 18% हैं। उसी के साथ साथ तमिल जो है वो 2 समूह में बटे। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, उनमें से एक समूह है आपका तमिल नेटिव्स। यहाँ पर तमिल नेटिव का मतलब मूल तमिल के निवासी हैं, मतलब जो भारत के निवासी है। तमिलनाडु भारत का हिस्सा है ना, तो मूल भारत के निवासी हैं। और वो किस तरीके से हैं, उन्हें इंडियन श्रीलंकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों ने? श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, जिनकी 13% पॉपुलेशन है। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम, और इनके जो फोर फादर्स मीन्स पूर्वज भारत से गए थे, किसके लिए? प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में। प्लांटेशन वर्कर्स का मतलब होता है जो वहाँ पर बागान का काम होता था, बाग बगीचे वहाँ पर ज़्यादा है, तो वहाँ पर बागान का काम होता था। उस कार्य को करने के लिए जितने भारतीय तमिल के भारतीय गए थे, तो वो वहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स या फिर इंडियन तमिल्स कहे जाते हैं। आर यू एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। और जो श्रीलंकन तमिल हैं, जो श्रीलंका का मैप है, उसमें नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट एरिया में है,
मोस्ट ऑफ द सिनेली स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, और जो सिनेली भाषा बोलने वाले अधिकतर लोग बुद्धिस्ट हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज, और उसमें से जो तमिलनाडु के लोग जो यहाँ से गए हैं वो अधिकतर हिंदू और मुस्लिम्स हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, और श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन का 7% जो है वो क्रिश्चियंस हैं, हु आर बोथ तमिल एंड सिनेली, जो तमिल और सिनेली दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, मीन्स दोनों भाषाएं बोलते हैं। जस्ट इमेजिन, अब हमें यहाँ पर कल्पना ये करनी है, व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस इन बेल्जियम। अब हमें देखना ये है बेल्जियम में इस कंडीशन में क्या होता है, बेल्जियम इस तरीके से क्या कर पाता है। डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी, जबकि डच की संख्या ज़्यादा है तो उन्हें अपने संख्या के बल पे अपनी सरकार बना लेनी चाहिए, एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच, और ये ताकत दिखा करके अपनी मेजॉरिटी के बल पे फ्रेंच के ऊपर दबाव भी बना सकते हैं, एंड जर्मन स्पीकिंग पे भी दबाव बना सकते हैं, वो 1% ओनली है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कम्युनिटीज फर्दर, और इससे क्या होगा, आगे दोनों समुदायों में झगड़ा होगा। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, से देश में बंटवारा हो जाएगा, बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और दोनों तरफ से ब्रुसेल्स के ऊपर दबाव बनाने का विचार बना रहे हैं। इन श्रीलंका द सिनेली कम्युनिटीज एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी, यहाँ पर सिनेली की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से वो तो सरकार बना सकते हैं, एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, और पूरे देश पर अपनी इच्छाओं को थोप सकते हैं। लेकिन ये क्या थोपना ठीक रहेगा बच्चों? मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं रहेगा। नाउ लेट अस, अब हमें क्या करना है, नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। हमें देखना ये है कि इन दिनों में दोनों देशों में क्या क्या होता है। अब दोनों देशों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजॉरिटी का सिस्टम क्या है, श्रीलंका में मेजॉरिटी किसकी है, आपको पहले बता दिया, सिनेली कम्युनिटीज़ के लोग सबसे ज़्यादा है वहाँ पर, और उनके नेता भी बहुत ज़्यादा हैं, और इसके साथ साथ सॉफ्ट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अपनी मेजॉरिटी मीन्स अपनी बहुसंख्यक मीन्स अधिक संख्या के बल पे वो सरकार बना सकते हैं एज अ रिजल्ट। और उसके परिणाम के तहत क्या हुआ, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजटाइजेशन। मेटारियन मतलब यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी बनी, मीन्स जिसकी संख्या ज़्यादा थी, उस तरीके से जिनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से सिनेला सुप्रीमेसी को स्थापित कर दिया गया। अब सिनेला सुप्रीमेसी को स्थापित करने से क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, आगे देखेंगे। 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिनेला वाज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसके बाद 1956 में एक एक्ट पास किया गया, उसमें सिनेला स्पीकिंग मतलब सिनेला भाषा को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज दिया बनाया घोषित किया गया। दस डिसरिगार्डिंग तमिल, और वहाँ पर जो तमिल भाषा थी उसे डिसरिगार्ड किया गया, मीन्स उसे असम्मान दिया गया, उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया गया। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिनेला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, और सरकार ने यह आदेश जारी किया कि सिर्फ सिनेला एप्लीकेंट्स भी जो सिनेला भाषा जानते होंगे, सिनेली लैंग्वेज को जानते होंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने दिया जाएगा, उन्हीं लोगों को जॉब दिया जाएगा, उन्हीं सरकारी जॉब दिया जाएगा। इस तरीके से जो प्रीफर किया गया श्रीलंका की गवर्नमेंट में, सिनेलीज को प्रीफर किया गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, और एक नया कानून बनाया गया, संविधान में एक नई धारा लागू की गई, या यूँ कहें कि उसमें एक नया परिवर्तन किया गया, उसमें बुद्धिज्म को और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी सरकारें आती चली हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। अब क्या हुआ, एलिनेशन फील होने लगा। एलिनेशन का मतलब जो लोग वहाँ पर तमिल थे उन्हें ये लगने लगा कि ये देश मेरा नहीं है, मैं यहाँ पर एक किराए का टट्टू हूँ और मैं यहाँ पर व्यर्थ में रह रहा हूँ, मेरे लिए तो ये एक मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नौकर के समान हूँ। अमंगस द श्रीलंकन तमिल्स, ये उनके श्रीलंकन तमिल्स के साथ एक एलिनेशन भावना जागृत होने लगी, मीन्स उन्हें बाहर का या यूँ कहें कि देश का माना ही नहीं गया। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture,
और उन्होंने ये भी देखा, दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी, जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट के द्वारा बनाई गई, सेनेला लीडर्स के द्वारा जो बनाई गई, सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, वो अपने ही भाषा के आधार पर रखी गई। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड, अब उन्होंने सोचा कि जो उनका संविधान है, संविधान के साथ साथ जो उनकी विचारधाराएं हैं वो किस तरीके से हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जो समान अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे वो समान अधिकार उन्हें नहीं मिले, और इसके साथ साथ क्या डिस्क्रिमिनेटेड, उनके साथ भेदभाव किया गया, और उन्हें किसी भी तरीके से जॉब वगैरह कहीं भी किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ में हर तरीके से इग्नोर किया गया। और इस वजह से क्या हुआ, जो तमिल्स थे वो नाराज़ हो गए, द रिजल्ट द रिलेशंस, और इसके परिणाम से क्या हुआ, तमिल्स में और जो बुद्धिस्ट थे या फिर जो सिनेली स्पीकर पर जो लोग थे स्पीकिंग पर्सन, उनमें आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। किस तरीके से हुआ, इनमें आपस में डिस्प्यूट पैदा हो गया। किस तरीके से डिस्प्यूट पैदा हुआ, कम्युनिटीज स्टैंड ओवर टाइम, मतलब बिटवीन द श्रीलंकन एंड तमिल कम्युनिटीज स्टैंड ओवर टाइम, आए दिन इनमें आपस में झगड़ा होने लगा। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद श्रीलंकन तमिल्स ने उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की और उन्होंने मांग की कि उनकी भाषा को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा मिले। फॉर रीजनल इकोनॉमी ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी, उन्हें समानता मिले और क्षेत्र के आधार पर उन्हें उनकी भाषा को भी सम्मान मिलना चाहिए। ऑफ अपॉर्चुनिटीज सीकिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी अपनी भाषा में शिक्षा उन्हें मिले और उन्हें नौकरी भी मिले। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने जो भी पार्टी की स्थापना की संघर्ष करके उसमें ये सभी उन्होंने शर्तें डाली। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखना है हमें, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड। बार बार जितने बार उन्होंने अपनी मांगे डाली उतने बार उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, और जब बार बार अस्वीकार उनकी मांगों को कर दिया गया तो इससे उन्हें काफ़ी लॉस हुआ। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड, और इस तरीके से 1980 में कई सामाजिक राजनीतिक संगठन बन करके तैयार हुए। डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं देना है आपको, तो इंडिपेंडेंट तमिल एलम मीन्स हमें अलग मेरा तमिल राष्ट्र दे दो मुझे, जिससे कि मैं अपने लोगों को लेकर के अलग से रह सकूं इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। और उन्होंने कहा कि मुझे जो हमारा श्रीलंका का नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो हमें इंडिपेंडेंस में स्वतंत्र राष्ट्र मुझे बना करके दे दो, ताकि हम लोग अपने लोगों का ख्याल खुद रख लेंगे। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू बाय डिस्प्यूट कन्फ्लिक्ट। आप देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, यहाँ एक चीज़ सामने आई कि जिसके पास पावर थी और उनके पास पावर हुई सिर्फ किसकी वजह से, उनके पास पावर हुई मेजोरिटाइजेशन की वजह से, मीन्स जो उनके पास बहुमत था इसकी वजह से उनके पास पावर आई। क्या उस पावर को हम जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर दबाव बना करके कब तक रख सकते हैं? भाई किसी भी व्यक्ति को अधिक लंबे समय तक दबाव बना करके नहीं रखा जा सकता है। तो भाई यहाँ पर किया श्रीलंकन ने, और इसके वजह से क्या हुआ, वहाँ पर सिविल वॉर मीन्स गृह युद्ध हो गया। ये जो गृह युद्ध होता है बहुत खतरनाक कंडीशन, एज अ रिजल्ट और उसकी वजह से क्या हुआ, थाउजेंड ऑफ पीपल, बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज, और कई लोगों को तो देश छोड़ करके भागना पड़ा, वो एक शरणार्थी के रूप में हो गए, दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में चले गए। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स, और कई लोगों ने तो अपने जीवन यापन खो दिया, बिल्कुल जहाँ पर रहते थे उनका सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10th अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपने देखा वो इकोनॉमिक्स के जो 10th क्लास की बुक है इकोनॉमिक्स की, उसमें आप देखेंगे किस तरीके से श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ की इकोनॉमिक और एजुकेशन कंडीशन और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, हमारे देश से अच्छी है। बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरेबल सेटबैक। लेकिन यहाँ पर खतरनाक ये हुआ कि जो गृह युद्ध हुआ इसकी वजह से यहाँ की स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसान यहाँ पर बहुत हुआ। इट एंडेड इन 2009, इस तरीके से इसका जो अंत था वो इस कम्युनिटी वॉर का जो या सिविल वॉर का जो
अंत था वो 2009 में हुआ। अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब हम बेल्जियम में चलते हैं। बेल्जियम लीडर्स टू का डिफरेंट पाथ। बेल्जियम के लीडर्स ने ये रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने देखा कि किस क्षेत्र में कौन कौन से जनसंख्या, मतलब किस समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, और उन्होंने इस आधार पे अपनी सरकार बनाने की कोशिश की। बिटवीन 1970 और 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कई बार 1970 में पहले बार अपने संविधान में बदलाव किया, 1993 में बदलाव किया, 4 टाइम्स मीन्स 4 बार बदलाव किया, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। एक ही देश में सभी जितने समुदाय के लोग रहते हैं सभी को साथ साथ रखा जा सके और सभी को साथ साथ मिला करके रखा जा सके, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के अमेंडमेंट किए था। अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। अब देखिएगा उनका जो अरेंजमेंट है दूसरे देशों से बिल्कुल भिन्न है। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही देश में कई प्रकार की सरकारें चलें, एंड इज वेरी इनोवेटिव, और बिल्कुल अलग तरीका था उनका। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल के यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हमारे सामने दिख रहे हैं, हम पढ़ेंगे उन्हें। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने सोचा डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो भी हैं उनके सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी उनके मिनिस्टर्स बराबर संख्या में रहेंगे, क्योंकि 59 और 40% में ज़्यादा अंतर नहीं है। इस वजह से उन्होंने कहा कि बराबर मात्रा में अपने अपने मिनिस्टर्स डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग बराबर मात्रा में अपने अपने मिनिस्टर्स रखेंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। प्रत्येक भाषा बोलने वाले समूहों को कानूनन तरीके से उन्हें सपोर्ट किया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। अब यहाँ पर हमें देखना है बच्चों किस तरीके से इसमें आपस में इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखें। सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। ये भी आप समझिएगा, कोई भी सिंगल कम्युनिटी कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती है जो कि जितने से कम्युनिटी के लोग उस देश में रह रहे हों उन सभी के हित का कार्य हो सके। नहीं हो सकता ना, जो कि श्रीलंका ने ऐसा किया, इसी वजह से वहाँ पर गृह युद्ध हुआ। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नहीं, इन्होंने सभी को बराबर की हिस्सेदारी दी। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, सभी राज्य सरकारों को, जैसे अपने यहाँ क्या है, जब भी जितनी भी राज्य सरकारें होती हैं सब केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ देश के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और कुछ राज्य सरकारों को भी अपनी सबॉर्डिनेट बॉडी बना दिया गया। मतलब सबॉर्डिनेट, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल। मतलब जो राज्य सरकारें बनाएंगी, कुछ राज्य सरकारें कुछ क्षेत्रों की ऐसी थी जिन्हें सबॉर्डिनेट नहीं बनाया गया, उन्हें सेल्फ डिपेंड कर दिया गया। उनसे कहा गया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं है, आप सेल्फ हैं, आप अपने स्तर से सरकार चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से, अब बड़ा एक वैसे तो कन्फ्लिक्ट वाली बात है कि एक ही देश में इस प्रकार की सरकारें, सेपरेट गवर्नमेंट कैसे बन सकती हैं, और इस प्रकार से कैसे हो सकता है कि एक देश में 2 सेंट्रल गवर्नमेंट हों और राज्य के हिसाब से अलग अलग, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग सरकारें बने। तो ये संभव कैसे हो सकता है, लेकिन बेल्जियम ने ऐसा किया। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ है, ये बहुत मुश्किल का काम है। ब्रुसेल्स अब चूँकि है कि अब वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, बेल्जियम में पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन इंडिया में इस प्रकार की सरकार को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाएगा। ब्रुसेल्स एज अ सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स की अपनी सरकार नहीं, अलग सरकार है, इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और जबकि रिप्रेजेंटेशन में मीन्स सभी के जो नेता हैं वो बराबर मात्रा में, मीन्स फ्रेंच के और डचेस के दोनों के जो लीडर्स हैं बराबर मात्रा में है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल बराबर की दोनों की भूमिका रहती है। दोनों कम्युनिटी बराबर मात्रा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ वहाँ पर कार्य करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों की हिस्सेदारी बराबर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है बच्चों। यहाँ पर क्या है, किसी गांव के लिए रास्ता बताया जा रहा है। यहाँ पर लिखा ग्रांड प्लेस और ग्रोटे मार्केट।
अब यहाँ पर क्या है कि दोनों भाषाएं, मतलब जिस प्रकार से यहाँ पर एक संकेत जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हमारी स्टेशन हमने जहाँ कहीं भी देखी होगी, वहाँ पर स्टेशन पे क्या लिखा होता है, जहाँ भी स्टेशन होती है वहाँ पर इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, उर्दू में, या जो भी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा होती है, उस जगह की जो भी क्षेत्रीय भाषा होती है, उस क्षेत्रीय भाषा में उस स्टेशन का नाम जरूर लिखा होता है। तो इसी तरीके से इसे हम क्या कहेंगे, ये इससे हमें स्पष्ट होता है कि सम्मान दोनों भाषाओं को, दोनों भाषी लोगों को सम्मान बराबर का मिल रहा है। फ्रेंच को भी उतना ही सम्मान है जितना डचिश को सम्मान है। तो यहाँ पर दोनों भाषाओं में ये बोर्ड पे लिखा गया है, इससे कि फ्रेंच और डचिश दोनों अपना सेल्फ रेस्पेक्ट समझते हैं और वो कहते हैं कि हम लड़ेंगे नहीं, हमें सत्ता की हिस्सेदारी, जिसकी जितना अधिकार बनता है उसकी उतनी हिस्सेदारी देनी है। और इस तरीके से क्या होगा कि इससे हमें आपस में झगड़ा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक तीसरे प्रकार की भी सरकार है यहाँ पर। कहाँ? बेल्जियम में। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी। एक यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है, जितने यहाँ पर भाषाएं हैं, जर्मन स्पीकिंग की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट है, डच की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट है, फ्रेंच की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर सरकारें आखिरकार कितनी हैं। देखिए बच्चों, सही बात तो ये है कि यहाँ पर अगर ये ऐसा नहीं करते तो श्रीलंका की तरह यहाँ पर भी सिविल वॉर हो जाता। तो सिविल वॉर बचाने के लिए, झगड़े को बचाने के लिए, आगे कन्फ्लिक्ट बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी, जैसे कि पूरे बेल्जियम में जर्मन कहाँ रह रहे हैं, डचिश कहाँ रह रहे हैं, फ्रेंच स्पीकर कहाँ रह रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी 3 सरकारें यहाँ पर अलग से बनी हुई हैं, जिन 3 सरकारों में वो अपने स्तर से कार्य करते हैं। ये भी यहाँ की एक बिल्कुल अनोखी व्यवस्था है। नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल। उनके अपने अपने संस्कृति, भाषा और उनके जो अपने निजी मामले होते हैं उनके आधार पर उन्हें अधिकार मिला हुआ है सरकार में। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको लग रहा होगा कि जो बेल्जियम का मॉडल है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स बड़ा जटिल है। अब जटिल तो है ही है, इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वास्तव में बहुत जटिल है। इवन फॉर पीपुल लिविंग इन बेल्जियम, जो लोग बेल्जियम में रहते हैं उनके लिए तो जटिल नहीं है, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन अच्छे तरीके से वहाँ पर सारे कार्य चल रहे हैं। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज़। उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था बना करके, इस प्रकार की पावर शेयरिंग करके, इस प्रकार की सरकार बना करके जो कम्युनिटी वॉर हो सकता था, जो आपस में झगड़ा हो सकता था, उसे बचा लिया है। और यही इसी में इन्हें कामयाबी मिली है। पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन। और जब कई देश यूरोप के कई देश जब साथ में आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक सबसे बड़ी बात आती है क्या, यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए जो यूरोपियन की पार्लियामेंट है ब्रुसेल में चुना है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सभी अपने स्तर से स्वतंत्र होकर के रहते हैं। इसी वजह से ब्रुसेल को इन्होंने यूरोपियन ने हेडक्वार्टर बनाया है इस जगह पर। समझ गए बच्चों? ये फ़ायदा मिले इन्हें किसका? ये इन्हें फ़ायदा मिला कि इन्होंने जो गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, और कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसका जितना हिस्सा उसे उतना हिस्सा दिया, उससे ये फ़ायदा इन्हें मिला। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रीड एनी न्यूज़पेपर फॉर, एक ही आपके लिए वर्क है 1 वीक एंड मेक क्लिपिंग्स ऑफ न्यूज़ रिलेटेड टू ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट्स और वार्स। जैसे कि कहीं कभी युद्ध हुआ हो तो उसके न्यूज़पेपर की कटिंग आप लीजिएगा और क्या करें, अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स कुड पूल देयर क्लिपिंग्स टुगेदर एंड डू द फॉलोइंग। और क्या करना है, 5 स्टूडेंट एक समूह बना लें, अपनी अपनी कटिंग करके लाएं, कटिंग निकाल के लाएं, और 5 स्टूडेंट एक ग्रुप बना करके उसे पूलिंग करें, भी साथ साथ जोड़ें। तब पता आपको लगेगा कि किस तरीके से क्या क्या इसमें। क्लासीफाई दीज कन्फ्लिक्ट्स बाय देयर लोकेशन और स्टेट इंडिया आउटसाइड इंडिया। अब वो जो युद्ध की जो आपने क्लिपिंग्स यहाँ पर लेकर के आए हैं वो हमारे देश की हैं, दूसरे देश की हैं, कहाँ की, किस तरीके से हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर ला करके सम्मिलित करें, तब आपको पता लगेगा कि दोनों में क्या समानता है, दोनों में
सिमिलरिटीज क्या क्या है। अब यहाँ पर सेकेंड है फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ ईच ऑफ दीज कन्फ्लिक्ट्स, हाउ मेनी ऑफ दीज आर रिलेटेड टू पावर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। इनमें पावर मीन्स अपनी सत्ता हासिल करने के लिए कितने झगड़े हुए, सबसे ज़्यादा आपको सत्ता हासिल करने के लिए झगड़े दिखाई देंगे जितने भी युद्ध हुए। विच ऑफ दीज कन्फ्लिक्ट्स कुड बी रिजॉल्व्ड बाय वर्किंग आउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। अब इसमें हमें यह भी देखना है विच ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट्स कुड बी रिजॉल्व्ड बाय वर्किंग आउट ऑफ पावर। जो भी पावर मीन्स जो शक्ति हासिल की है यहाँ पर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, उनमें से झगड़े कितने हुए ये भी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, हम अपने चैप्टर पे जाते हैं। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज। अब हमने जो दो कहानियाँ पढ़ी, किस किस की बच्चों कहानियाँ हमने पढ़ी, एक तो श्रीलंका की कहानी पढ़ी और दूसरी बेल्जियम की कहानी पढ़ी। दोनों कहानियों से हमें सीखने को क्या मिला, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि दोनों कहानियों से हमें सीखने को क्या मिला। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। वो था डेमोक्रेसीज, दोनों में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र दोनों में, लेकिन प्रजातंत्र की स्थिति दोनों में अलग नहीं। दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, लेकिन उन्होंने जो पावर शेयरिंग में जो सत्ता हासिल की, सत्ता का बंटवारा किया है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से किया है। बेल्जियम ने जिसका जितना हिस्सा उसे दिया है, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं दिया। इसी वजह से श्रीलंका में क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रिलीज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल। बेल्जियम के लोगों ने सोचा कि अगर देश की यूनिटी बनी रहेगी तो सब कुछ संभव है, अगर देश में डिस्प्यूट हो गया तो निश्चित रूप से सब कुछ संभव हो जाएगा। ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। उन्होंने क्या किया, सभी समुदायों का बराबर सम्मान करते हुए इस प्रकार की सरकार बनाई जिसे हम पावर शेयरिंग गवर्नमेंट कहते हैं। मीन्स उन्होंने सत्ता को जिसका जैसा हिस्सा है उसे उस हिस्से में बांट करके सबको उनकी अपने अधिकार सौंप दिए। इसीलिए यहाँ पर सच रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ अच्छी लगी, कहा कि बेल्जियम की कि उन्होंने क्या किया कि पावर को सत्ता को बराबर हिस्से में बांट लिया। श्रीलंका सोज अस कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल। अब श्रीलंका का हमें एग्जाम्पल यहाँ पर ये लगता नहीं, बिल्कुल है स्पष्ट। क्या होता है यहाँ पर, इट सोज अस दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर। अगर कोई भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है, मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, जो सत्तारूढ़ सरकार होती है, फिर सत्तारूढ़ जो समुदाय होता है, वो अगर अपने निम्न समुदाय जो निचला समुदाय होता है, जो माइनॉरिटी समुदाय होता है, उस पर अगर किसी तरीके से सत्ता हासिल करता है, अपनी पावर के तरीके से अपने उन पर दबाव बनाता है, तो निश्चित रूप से क्या है, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। इसमें क्या होता है, किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की जो यूनिटी है मीन्स संगठन है, वो बिखर जाता है। यहाँ पर हम कई चीज़ें हमें सामने को देखने को मिलती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो जर्मन गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट द जर्मनीज ग्रांड कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, जो मिलीजुली सरकार, उसे ग्रांड कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। दैट इंक्लूड्स द टू मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री। देश की दो महत्वपूर्ण पार्टी हैं, नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी है। द टू पार्टीज आर हिस्टोरिकली राइवल्स टू ईच अदर। एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से मदद करती। दे हैड टू फॉर्म अ कॉलिशन गवर्नमेंट। वो क्या करती है, अपनी मिलीजुली सरकार बनाती, बिकॉज नाइदर ऑफ देम गॉट क्लियर मेजोरिटी। क्योंकि दोनों में से किसी को क्लियर मेजोरिटी गवर्नमेंट मीन्स पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाते, सीट्स नहीं मिलती हैं, इस वजह से उन्हें कॉलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। ऑन देयर ओन इन द 2005 इलेक्शन दे टेक डाइवर्जेंट पोजीशंस ऑन सेवरल पॉलिसी मैटर्स। कई प्रकार के जो उनके मैटर्स थे, पॉलिसी मैटर मीन्स जो पॉलिसी नहीं करते, उन्होंने जो भी अपनी पोजीशन बनाई थी, बट स्टिल जॉइंटली रन द गवर्नमेंट। फिर भी वो क्या करते हैं, सरकार को मिलजुल करके चलाते हैं। मिलजुल कर चलाने से उन्हें कई बेनिफिट होते हैं, सभी समुदायों की बराबर हिस्सेदारी दे पाते हैं और उन्हें समझ पाते हैं। डिटेल्स अबाउट द जर्मन पार्लियामेंट, और इसे हमें अगर देखना है तो bundestag.de/en में देख सकते हैं इनके बारे में पूरे में जानकर। ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी इट ऑफन, हम यहाँ पर थे बच्चों,
अब हमें बात करनी है आगे। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन। हमने अभी दो एग्जाम्पल पढ़े, उससे हमें समझ में आया कि पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो सामाजिक संगठन होते हैं उनमें लड़ाई झगड़े कम करने में बहुत महत्वपूर्ण रहती है, इस वजह से पावर शेयरिंग जरूरी है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और राजनीति भी इंस्टेबिलिटी का शिकार बन जाती है। मीन्स कई बार सरकार बनती टूट जाती, उसमें वो उस प्रकार की हिंसाएं भी नहीं होती हैं। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। राजनीतिक जितने भी ऑर्डर बनते हैं उन्हें सबको निभाने में जो पावर शेयरिंग होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है, और इसके वजह से क्या होता है कि सबको बराबर का हिस्सा मिलता है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ओपिनियन इन द शॉर्ट रन। और जैसे कि क्या होता है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है उसकी इच्छाओं के आधार पर अगर सरकार बना दी जाती है तो वो क्या होता है, माइनॉरिटी लोग जो होते हैं उनकी इच्छाओं पर दमन होकर के कब तक रह सकते हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। एक निश्चित समय होता है तब तक दबाव महसूस कर सकते हैं, इसलिए वो सरकार बहुत छोटे समय के लिए रहती है। जब हम पावर शेयरिंग करते हैं तो सरकार लंबे समय तक जाए, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के संगठित करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है पावर शेयरिंग। अब हम बात करते हैं टिरैनी ऑफ मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट टिरैनी ऑफ मेजॉरिटी। जैसे कि किसी एक मेजॉरिटी ग्रुप ने सत्ता हासिल कर ली है तो उसके आतंक से क्या होगा, उसके आतंक से निश्चित रूप से बाकी लोग परेशान होंगे, और जब बाकी लोग परेशान होंगे तो वो क्या करेंगे, वो निश्चित रूप से वहाँ पर टिरैनी ऑफ ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी। और वो क्या करेंगे, सत्ताधारी लोग, माइनॉरिटी मीन्स जो जिनकी जनसंख्या कम है, जो अल्पसंख्यक है, उनके ऊपर वो लगातार ऑपरेसिव करेंगे, मीन्स दबाव डालेंगे। इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। और इससे ये निश्चित रूप से आप मानिएगा कि अगर कोई भी ताकतवर व्यक्ति है, अगर कमजोर व्यक्ति पर लगातार दबाव बनाता रहता है तो निश्चित रूप से किसी दिन जो ताकतवर व्यक्ति होता है उसकी ताकत छीड़ होने लगती है। तो वही यहाँ पर सिस्टम है। देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन, और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है इसका, वो रीजन क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। प्रजातंत्र में पावर को शेयरिंग करना मीन्स बराबर हिस्सेदारी सबको बांटना क्यों आवश्यक है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मैं समझता हूँ कि ये प्रजातंत्र की एक आत्मा है, और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर। और जो हमारी प्रजातांत्रिक कानून है उनमें पावर को शेयरिंग करने का एक बहुत अच्छा प्रावधान है। विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, हम इसके कई अभ्यास करते हैं। एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, और इसके जो कारण होते हैं, उनके जो प्रभाव से जो लोग सीखते हैं। पीपुल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। और लोग ये भी सोचते हैं कि उन्हें उनके ऊपर किस तरीके से गवर्न किया जा रहा है, मीन्स उनके ऊपर किस तरीके से शासन किया जा रहा है। और लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, उनके ऊपर जैसे एक लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट मीन्स जो विधायक या फिर MP होते हैं, इज वन वेयर सिटीजन्स, वो भी ये नागरिकों से ही होते हैं, थ्रू पार्टिसिपेशन और एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। और वो उस सिस्टम के आधार पे अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को चलाते हैं। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, ये हमारे लिए क्या है, प्रूडेंशियल भी है। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। ये नैतिकता के आधार पे भी सही है और भौतिकता के आधार पे भी सही है। व्हाइल प्रूडेंशियल रीजन्स स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। पावर शेयरिंग से ये प्रूडेंशियल के हिसाब से ये कहा गया कि पावर शेयरिंग जो है वो अच्छे रिजल्ट लाता है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। मोरल रीजन्स मीन्स नैतिक कारण भी वही बहुत से बनते हैं। एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, और इसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण भी मानते हैं। अब इसे महत्वपूर्ण मानने के पीछे कई कारण हैं। देखिए बच्चों, किसी भी पावर को अगर हम शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से उसे फायदे होंगे। अब यहाँ पर एक कहानी है, स्टोरी है, किसकी, एनिटे की ये कहानी है। एनिटे की कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर क्या है, किस तरीके से ये देखिएगा बच्चों, ये है एनिटे की कहानी, किस तरीके से है। एनिटे स्टडीज इन अ डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम। एनिटे जो है वो क्या करती है, डच मीडियम स्कूल है
जो बेल्जियम है, नॉर्दर्न रीजन में, वहाँ पढ़ती है। मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन हर स्कूल वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच। और उसके स्कूल के कई ऐसे स्टूडेंट्स उसके साथी हैं जो क्या चाहते हैं, वो फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स फ्रेंच में चाहते हैं। जबकि है क्या, यहाँ पर एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन हर स्कूल वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच। वो ये चाहते हैं कि जो पढ़ाने का माध्यम होना चाहिए वो फ्रेंच होना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग अभी ये इंग्लिश SST, और मैं मीडियम में कौन से मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। अब मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दूंगा, शायद आपको कम समझ में आएगा। तो वो ये चाहते हैं कि फ्रेंच स्पीकिंग, वो इंस्ट्रक्शन का माध्यम जो हो वो फ्रेंच हो। भले ही हम डच पढ़ें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल बी स्टडीज इन ए स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका, और वहीं पर सेल भी है जो श्रीलंका के नॉर्दर्न रीजन में पढ़ती है। ऑल द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल एज आर तमिल स्पीकिंग, और उसके क्लास स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सभी तमिल स्पीकर हैं, वो सभी तमिल भाषा बोलते हैं। एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी तमिल, और वो ये चाहते हैं, जो तमिल स्पीकर स्टूडेंट्स हैं वो सभी ये चाहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन दिए जाए क्लास में वो तमिल भाषा में दिए जाए। जैसे कि आप लोग चाहते हो कि जो भी इंस्ट्रक्शंस क्लास में दिए जाए वो हिंदी में दिए जाए, उसी तरीके से वो भी क्या चाहते हैं, तमिल में चाहते हैं। इफ़ द पेरेंट्स ऑफ एनेटे एंड सैल्वी वर टू अप्रोच respective governments to realize the desire of the child, who is more likely to succeed and why। अब अगर इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी जो भाषा है उस भाषा में इंस्ट्रक्शन दिए जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे कि आपके लिए, अगर हम अभी हिंदी में लेक्चर दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके सबके समझ में आएगा। एक कहानी है यहाँ पर खलील की एक कहानी है, डिलेमा मीन्स किंवदंती है। As usual, Vikram was driving the motorbike under a bow of silence and Betal was the pillion rider। विक्रम जो था वो गाड़ी मोटरसाइकिल अपना चला रहा था, अपने सिर को झुका करके शांत मुद्रा में चला रहा था। बेताल जो थी वो उसके पीछे बैठी हुई थी, उसके साथ राइडर थी। एज यूजुअल बेताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम a story to keep him awake while driving। और कहीं विक्रम सो न जाए, बाइक चलाते वक्त तो विक्रम कहीं सो न जाए, इसलिए बेताल ने क्या किया, उसे कहानी सुनाना शुरू किया, डिलेमा। दिस टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलोज। इस प्रकार से कहानी शुरू हुई। इन द सिटी ऑफ बीरत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील। एक शहर था जिसका नाम था बीरत, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था खलील। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। उसके पेरेंट्स दो समुदायों से थे। उसके पापा जो थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, और उसकी जो मदर थी वो सुन्नी मुस्लिम थी, है ना। दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न। आज की डेट में ऐसा कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी किसी के साथ शादी कर सकता है। कॉस्मोपॉलिटन सिटी, वो बहुत ही आधुनिक शहर था। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज दैट लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन द कैपिटल। और बीरत वहाँ की राजधानी थी, वहाँ पर रहने के लिए कई जगह के लोग आ गए रहने के लिए। तो दे लिव्ड अब हम आगे बात करते हैं। उन्होंने क्या किया, दे लिव्ड टुगेदर, वो साथ साथ रहते थे। इंटरमिंगल्ड, एक दूसरे के साथ कई बार मस्ती भी करते थे, और फॉट, कई बार उन्हें आपस में लड़ाई भी हो जाती थी। फॉट ऑफ बिटर सिविल वॉर, उनमें भी गृहयुद्ध भी इस तरीके से मानो कि गृहयुद्ध टाइप का हो जाता था अमंग द देमसेल्व्स, दोनों में। वन ऑफ खलील्स अंकल वॉज किल्ड इन दैट वॉर। और जो युद्ध हुआ था उस समय, जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में खलील के एक अंकल जो थे वो मारे भी गए थे, उसी युद्ध में मारे गए थे। एट द एंड ऑफ द सिविल वॉर, और जो सिविल वॉर हुआ तो उसमें खलील के अंकल मारे गए थे। सिविल वॉर, लेबनान लीडर्स केम टुगेदर एंड एग्री टू सम बेसिक। अब यहाँ पर जो लेबनान लीडर थे उन्होंने सोचा कि यार कब तक लड़ते रहोगे, एक साथ बैठ के कुछ सुलझाते हैं। रूलर्स फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज एज पर दीज रूल्स द कंट्रीज। अब जो अलग अलग समुदायों के लोग थे उन्होंने मिलकर के एक शासनात्मक व्यवस्था बनाई। उन्होंने कहा कि हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं, मीन्स जिसका जितनी जनसंख्या की हिस्सेदारी है, जितने जिनके लोग हैं, जिस समुदाय के लोग हैं, उनके हिसाब से उन्हें हम उनकी सरकार में हिस्सेदारी देते हैं। प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द
उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट होगा मैरोनिट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन, उन्होंने कहा कि जो कैथोलिक क्रिश्चियन है उनमें से कोई राष्ट्रपति बनेगा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम और कम्युनिटी, जो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी उससे कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, और जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन वो जो प्रेसिडेंट बनेगा, जो सॉरी क्या बनेगा, स्पीकर मीन्स जो स्पीकर बनेगा वो, सॉरी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो उप प्रधानमंत्री बनेगा वो आपका ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बनेगा। एंड दैट ऑफ द स्पीकर्स फॉर सियाज मुस्लिम्स, और जो स्पीकर बनेगा वो कहाँ से बनेगा, जैसे लोकसभा स्पीकर अपने हैं ना, उसी तरीके से स्पीकर कौन बनेगा, सिया मुस्लिम बनेगा। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियंस एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन। इस जो ये जो इनके आपस में पैक्ट हुआ, मीन्स जो आपस में समझौता हुआ, पैक्ट में समझौता हुआ, नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम्स एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। और जो उनके पड़ोस का जो देश था सीरिया, उसे इसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं किया गया। व्हेन द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स केम टू द एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट, जब मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों आपस में इस एग्रीमेंट को करने के लिए साथ साथ बैठे थे, वर नियरली इक्वल इन पॉपुलेशन, उनकी संख्या भी लगभग बराबर थी। बोथ साइड्स हैव कंटिन्यू टू रेस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट, दोनों तरफ से लोग क्या कर रहे थे, इस प्रकार के एग्रीमेंट को, जो उनमें आपस में सहमति हुई थी उसके लिए उसके पक्ष में थे। दो नाउ द मुस्लिम्स आर इन क्लियर मेजॉरिटी, और उस समय क्या हुआ, मुस्लिम जो थे वो क्लियर मेजॉरिटी में थे, मतलब जो चुनाव हुआ, चुनाव में मुस्लिम जो थे वो क्लियर मेजॉरिटी में थे, लेकिन उन्होंने सत्ता किस तरीके से बनाई, आपस में समझौता करके। खली डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन विट, एक तरफ से अगर देखा जाए तो खली को ये जो प्रणाली थी वो पसंद नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था पसंद नहीं आई। ही इज़ अ पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन, वो एक ऐसा व्यक्ति था, उसे महत्वाकांक्षी, बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था, वो ये चाहता था किसी तरीके से उसे राजनीति में हिस्सेदारी मिले, वो राजनेता बने। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम, लेकिन वर्तमान स्थिति के आधार पे द टॉप पोजीशन इज आउट ऑफ हिज रीच, वर्तमान की स्थिति को देख करके ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए तो इस कंडीशन में तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को कोई सत्ता नहीं दे पाएगा, क्योंकि सत्ता बनी ही नहीं, एक पक्ष में तो जा ही नहीं ना, वो तो बराबर हिस्से में जा रही है ना। ही डज नॉट प्रैक्टिस, इसलिए उसने किसी भी प्रकार आइदर हिज फादर्स और हिज मदर्स रिलीजन, ना तो उसने अपने फादर की तरफ से ना ही अपने मदर की तरफ से किसी प्रकार से कोई भी इच्छा जाहिर नहीं किया। एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाय आइदर, दोनों में से किसी तरफ से जाने की कोशिश नहीं की। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई लेबनान कैन नॉट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी। अब उसने ये सोचा कि लेबनान के जो लोग हैं वो बिना धार्मिक स्तर से बिल्कुल स्वतंत्र होकर के डेमोक्रेसी को क्यों नहीं स्थापित करना चाहते। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, एक इलेक्शन करवाया जाए, अलाउ एवरीवन टू कॉन्टेस्ट, और सभी को इलेक्शन लड़ने के लिए दिया जाए, एंड हूएवर विंस मैक्सिमम वोट्स बिकम द प्रेसिडेंट। और जो इलेक्शन कराया जाए, इलेक्शन करा करके जो शक्तिशाली मीन्स जो वोट, जिसके वोट ज़्यादा पड़े, जो जीत जाए, उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है। उसका विचार ये था। जबकि इन सभी लोगों ने मिलकर के क्या किया था कि जितने भी उन्होंने पावर शेयरिंग किया, लेकिन ये पावर शेयरिंग नहीं चाह रहा था, ठीक है ना। नो मैटर विच कम्युनिटी वी बिकम्स फ्रॉम, और किस समुदाय के लोग जीतते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाई कैन नॉट बी डू दैट लाइक इन अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। और विश्व की अन्य कई जो डेमोक्रेसी है, सभी के अलग अलग है, थोड़ा बहुत परिवर्तन सभी में अलग है, सभी में है। तो विश्व की अन्य जो डेमोक्रेसी उनमें भी ऐसा क्यों नहीं होता ही। आज उसने पूछा हिज एल्डर्स हु हैव सीन द ब्लड शेड ऑफ द सिविल वॉर, उसके एल्डर्स ने कितना खून बहाया है। टेल हिम दैट द प्रेजेंट सिस्टम इज द बेस्ट गारंटी फॉर पीस। क्या लगता है कि आपको जो वर्तमान स्थिति बनी है, ये शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जो जिस तरीके से लोग बना रहे हैं, उसने बेताल से पूछा क्या ये शांति व्यवस्था बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश, इस समय तक कहानी फिनिश नहीं हो पाई थी। बट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर, तब तक वो टीवी टावर जहाँ पर उन्हें जाना था वहाँ पहुँच गए। वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे, जहाँ पर वो हर दिन रुकते थे। बेताल रैप्ड अप क्विकली एंड पोस्ड हिज कस्टमरी क्वेश्चन
टू विक्रम, और बेताल ने क्या किया, आपने क्वेश्चन बंद किया वहीं पर, आगे कोई क्वेश्चन नहीं, चुपचाप हो गए। इफ यू हैड द पावर टू रिराइट द रूल्स इन लेबनन, उसने कहा कि अगर आपको लेबनन में शासन करने को मिल जाए तो आप क्या करेंगे। उसने क्या कहा, सोचिए यहाँ पर। उसने सोचा कि व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। वुड यू अडेप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर, क्या आप हर जगह शासन कर पाएंगे, एज खलील सजेस्ट। अब खलील ने क्या सजेस्ट करता है, और स्टिक टू द ओल्ड रूल्स, या फिर पुराने कानून को आप बनाए रखेंगे, और डू समथिंग एल्स, या फिर कुछ नया करेंगे। बेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक फैक्ट, और बेताल थी विक्रम को कभी भी भूलने नहीं देती, जो भी क्वेश्चन करते थे उसका आंसर देने के लिए वो हमेशा उसे खुरकती रहती। वो कहती थी आंसर दीजिएगा, इफ यू हैव एन आंसर इन माइंड एंड येट डू नॉट स्पीक अप, योर मोबाइल विल फ्रीज एंड सो विल यू। और अगर आपने मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया तो एक कदम भी आपकी मोटरसाइकिल में आगे नहीं बढ़ने दूंगी, मैं इसे यहीं पर जाम कर दूंगी, आपकी मोटरसाइकिल अपने आप जाम हो जाएगी। अब बच्चों बात यहाँ पर ये आती है, कैन यू हेल्प योर विक्रम इन आंसरिंग बेताल। अब बेताल ने जो क्वेश्चन किया है, क्या आप सभी लोगों को लगता है कि उसके क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए वो विक्रम को? मैं समझता हूँ आंसर तो देना चाहिए। अब यहाँ पर आंसर आपको क्या लगा, जो आपने अभी जो कंडीशन देखी श्रीलंका की और बेल्जियम की, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, जो वहाँ के लोग हैं वो सही कर रहे हैं, या फिर जो विक्रम है वो सही सोच रहा है? क्या सही सोच रहा है, क्या गलत सोचा जा रहा है, इन चीज़ों को आप देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। अगले लेक्चर में हम आपको फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इसे बताएंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स वॉचिंग वीडियोस। एंड मैं स्टूडेंट से सभी से कहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना लाइक और शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जब बेनिफिट मिलेगा तो मैं सिर्फ आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका लाइक और शेयर, चाहे गुरु दक्षिणा के रूप में जो भी देना चाहते हैं, कुछ भी ना दें आप, सिर्फ लाइक और शेयर तो देते रहें। थैंक यू।